नमस्कार। किसी भी देश का बजट सिर्फ कुछ नंबर या आंकड़े नहीं होते। ये एक तरह से उस देश की सोच और प्राथमिकताओं का आईना होता है। तो आज हम एक सांसद के नजरिए से बजट का एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे और इसकी अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो विश्लेषण है ना, ये सिर्फ तारीफ या आलोचना करने के लिए नहीं है। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है: अच्छा, बुरा और आगे का रास्ता। इससे हमें एक बैलेंस्ड और कंस्ट्रक्टिव नजरिया मिलता है। हम भी ठीक इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। पहले बजट की पॉजिटिव बातें देखेंगे, फिर उन चीजों पर बात करेंगे जो चिंता का विषय हैं, और आखिर में भविष्य के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प सुझावों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बजट के उन 4 पहलुओं पर नजर डालते हैं जिन्हें काफी अच्छे पॉलिसी डिसीजन माना गया है। पहली अच्छी बात है डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाना। इसका मकसद है कि मार्केट में जो बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी होती है उस पर रोक लगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। एसटीटी को लाया तो गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीजी टैक्स को हटाने के लिए, लेकिन बाद में एलटीजी को फिर से लागू कर दिया गया। तो ये कदम अच्छा तो है, पर थोड़ी कन्फ्यूजन भी पैदा करता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। यह है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सरकार का खर्च। ये 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर सीधे 12 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी 4 गुना। इस कदम की काफी तारीफ हुई क्योंकि इससे देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनते हैं और इकोनॉमी को भी एक बड़ा बूस्ट मिलता है। तीसरी अच्छी बात यह रही कि वित्त मंत्री ने थोड़ा संयम दिखाया। खासकर उन राज्यों के लिए कोई बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जहां चुनाव होने वाले थे। इसे एक जिम्मेदाराना कदम माना गया। और चौथी बात, एनआरआई यानी अनिवासी भारतीयों के लिए निवेश की सीमा बढ़ाना, ये एक अच्छा कदम था। लेकिन यहां भी एक बात गौर करने वाली है। यह फैसला तब आया जब विदेशी निवेशक पहले ही देश से करीब 23 अरब डॉलर निकाल चुके थे। तो ये एक तरह से नुकसान होने के बाद उठाया गया कदम लगता है। तो ये तो थी अच्छी बातें। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। वो 4 बड़ी समस्याएं क्या थीं जो इस विश्लेषण में सामने आईं। पहली और सबसे बड़ी चिंता है देश का कर्ज। देखिए, आधिकारिक तौर पर हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 56% बताया गया है, लेकिन इस विश्लेषण में यह तर्क दिया गया है कि असली आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें सरकार की कुछ छिपी हुई देनदारियां शामिल नहीं है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति कागजों पर बेहतर दिखती है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? मध्यम वर्ग पर। एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे मध्यम वर्ग पर बोझ और बढ़ गया। और ये देखिए, ये आंकड़े कहानी को और भी साफ कर देते हैं। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि आम लोगों से इकट्ठा हुआ इनकम टैक्स बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया। ये सीधे सीधे नौकरी पेशा वर्ग पर बढ़ते बोझ को दिखाता है। और एक तरफ टैक्स का बोझ तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई, जैसा कि हम देख सकते हैं। स्वास्थ्य पर 9%, शिक्षा पर 8%। घर के हर जरूरी खर्च में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है कि मध्यम वर्ग की जेब पर हर तरफ से असर पड़ रहा है। चौथी बड़ी समस्या है हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर होने वाला खर्च। जरा तुलना कीजिए, अमेरिका अपनी जीडीपी का 18% खर्च करता है, यूके 12%, लेकिन भारत सिर्फ 0.5%। ये सरकार के अपने तय किए गए टारगेट से भी बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे सरकारी अस्पताल हमेशा ही ओवरलोडेड रहते हैं, और जब कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आती है तो परिवारों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिससे उन पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इस विश्लेषण में आगे के लिए 4 बहुत ही इनोवेटिव आइडिया दिए गए हैं। पहला आइडिया काफी दिलचस्प है, जमीन और प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सोचिए, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जो पूरी तरह से पारदर्शी और टेम्पर प्रूफ हो। इसका मकसद ये है कि जमीनी विवाद, धोखाधड़ी और जो सालों साल केस चलते हैं वो सब खत्म हो। और इसकी जरूरत क्यों है? जरा इन आंकड़ों को देखिए। हमारे देश में 66% सिविल केस जमीन से जुड़े हैं और 45% प्रॉपर्टीज का तो कोई क्लियर टाइटल ही नहीं है। इस एक सुधार से बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। दूसरा सुझाव सीधा सीधा सैलरीड क्लास यानी नौकरी पेशा लोगों से जुड़ा है। एक ऐसा कानून बनाने का सुझाव है जो ये पक्का करे कि जितनी महंगाई बढ़े, कम से कम उतनी सैलरी भी बढ़े, जैसा कि दुनिया के कई देशों में होता है। और ये सुझाव हवा में नहीं है।
आंकड़े बताते हैं कि असल में महंगाई की वजह से लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ी नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में करीब 16% तक घट गई है। ये कानून उस गिरावट को रोक सकता है। तीसरा आइडिया केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर है। सुझाव यह है कि अगर कोई राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपया खर्च करे तो केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से 1 रुपया दे, और यह पैसा लोन नहीं बल्कि एक ग्रांट हो, ताकि राज्य उधारकर्ता नहीं बल्कि निर्माता बने। और आखिरी और चौथा सुझाव है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो को लेकर। एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भारत की लगभग 73% क्रिप्टो ट्रेडिंग देश के बाहर के एक्सचेंजों पर चली गई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नियम साफ नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर इस पूरी एक्टिविटी को सही नियमों के साथ देश में वापस लाया जाए तो क्या होगा? अनुमान है कि इससे सरकार को हर साल 1500 से 2000 करोड़ रुपए का टैक्स मिल सकता है। ये जो कोट है, ये पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से बताता है। हम टैक्स तो ऐसे वसूल रहे हैं जैसे ये लीगल हो, लेकिन नियम ऐसे बना रखे हैं जैसे ये इल्लीगल हो। ये एक विरोधाभास है जिसे ठीक करने की जरूरत है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें बजट की एक बहुत ही साफ और व्यापक तस्वीर देता है। इसमें अच्छी बातें भी हैं और कुछ बड़ी चुनौतियां भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए और भविष्य का रास्ता कैसा होना चाहिए।